ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं मेरी जर्नी NIT त्रिची तक की। तो आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग मेरी जर्नी को ऑब्जर्व कर लिए, क्योंकि एकदम जीरो से लेकर के एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने की जो जर्नी होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और आप सब भी अभी ड्रीम कर रहे हो एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने का, तो मेरी स्टोरी आप लोगों को इंस्पायर भी कर सकती है, थोड़ा आपको गाइड भी कर सकती है किस तरीके से मैं NIT त्रिची में पहुंचा था। सारे एस्पेक्ट्स तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएंगे, कवर अप नहीं हो पाएंगे, बट कुछ कुछ एस्पेक्ट्स इस छोटी सी वीडियो के अंदर में मैं कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सारे स्टूडेंट्स से जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, चैनल का बाकी कंटेंट देखो, चेकआउट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके काम के बहुत सारी चीजें इस चैनल के अंदर में प्रेजेंट है। राइट, अब हम लोग बात करते हैं यार थोड़ी सी जर्नी के बारे में। तो मैं कौन हूं पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, करेंटली मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मैंने बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेरी खुद की कोटा में कोचिंग रह चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी इस टीचिंग फील्ड के अंदर में एक्सपीरियंस कर ली है। एंड इससे पहले मैं NIT त्रिची का स्टूडेंट था एंड मैं NIT त्रिची ड्रॉप आउट हूँ, मतलब कि मैंने NIT त्रिची की पढ़ाई पूरी नहीं करी थी। थर्ड ईयर आते आते मैंने कॉलेज छोड़ दिया था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं रह रहा था। राइट, सो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जर्नी के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, क्योंकि वो जर्नी बहुत खास है। NIT त्रिची पहुंचने की जर्नी बहुत खास है। ठीक है, ज़्यादा खास है NIT त्रिची से निकलने के कंपैरिजन में। ठीक है, निकलने की जर्नी भी खास है, निकलने के बाद की जर्नी भी खास है, बट एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो जर्नी है, जाने की जर्नी, वो ज़्यादा पसंद आएगी। राइट, तो आप समझना हुआ क्या था, मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से था। मतलब हुआ ये था कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं थोड़ा रट्टा मारने वाला बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे ये 10-11 आ गया था मैं काफ़ी एक इंटेलिजेंट और लॉजिकल स्टूडेंट बन चुका था, जो कि JEE के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, NTSC वगैरह, NSTSC वगैरह, ये सारे कोचिंग वगैरह के इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं करने लगा था। ठीक है, मेंटल मैथ्स, ये सारी चीज़ें बहुत कर करके मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प बना लिया था। राइट, एंड मेरा जो ब्रेन था वो केपेबल था IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपका जो ब्रेन है वो केपेबल है कि नहीं प्रिपरेशन के लिए। उसको आपको केपेबल बनाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। अगर वही केपेबल नहीं हुआ तो आपके चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं पहले ही। राइट, उसके बाद में जब 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो मैं FIITZY ज्वाइन किया था। ठीक है, कुछ और भी टीचर्स वगैरह थे मेरे सपोर्ट में, और भी लोगों से मैं टच में था, और भी कोचिंग में टच में था मैं, लेकिन मेन जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन करी थी वो FIITZY ज्वाइन करी थी। अब हुआ ये था कि FIITZY के जो पहले फेजेस में एग्जाम्स हुए थे, 1-2 फेज में मेरे अच्छे रैंक आ गए थे, ठीक ठाक रैंक आ गई थी। मतलब टीचर्स भी कह रहे थे कि हाँ इस रैंक पे जो है IIT वगैरह हो जाएगी अगर कंटिन्यू कर लेगा तो इसको। ठीक है, इस तरीके से। राइट, सो हुआ ये कि उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन मेरे लाइफ का हमेशा एक साथ रहा है। कभी भी मैं कुछ भी करता हूँ साथ में डिस्ट्रैक्शन मेरे चलती है, और मैक्सिमम टाइम जो डिस्ट्रैक्शन कोई ऑपोजिट जेंडर ही होता है। राइट, तो और भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन मेन डिस्ट्रैक्शन वही होता है, लव अफेयर्स और ये सारी चीज़ें। तो अगेन 11th में डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं पूरा ट्रैक लूज़ कर गया था 2 बार। एक बार लूज़ किया, फिर दूसरी बार लूज़ कर गया था। तो उस पूरे दौरान मेरा 8 से 9 महीना खराब हो गया था। मतलब लिटरली मैं लेटा रहता था बिस्तर में, 6-6 महीने मैंने ऐसे ही लेट लेट के बिता दिए। ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं करा, बहुत मतलब पूरा टाइम ही मैंने वेस्ट कर दिया। ठीक है, स्कूल्स में भी मैं रेगुलर वगैरह नहीं था। ठीक है, काफ़ी कभी कभी देख लिया। कोचिंग भी एकदम रेगुलरिटी छूट गई थी कोचिंग की, कभी कभी चल गया तो चल गया, कोई टेस्ट देने चल गया तो चल गया, इस तरीके से। एंड पूरा ट्रैक टूट गया था 2 फेजेस के बाद। मतलब 4-5 महीने के बाद पूरा ट्रैक खत्म, और 8 महीना 9 महीना बर्बाद, और अगला साल आ गया, मतलब 12th क्लास आ गई थी। राइट, उसके बाद में हुआ ये था कि मैं 9th-10th में ना पढ़ाता था बच्चों को। ठीक है, जब मैं 10th में था तो मैं 9th के बच्चों को पढ़ाता था, एंड टीचिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। बट मैं 11th में आकर के टीचिंग छोड़ दिया था। दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि वी हैव टू कंटिन्यू समथिंग वी लव, भले ही थोड़े मात्रा में हम कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर हुआ ये था कि कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट कर दिया था, कुछ फैमिली मेम्बर्स ने शायद, कि टीचिंग वीचिंग छोड़ दो, टाइम पूरा इसमें लगा दो, इस तरीके से। तो मैंने छोड़ दिया था जिद पे आके कि हाँ यार छोड़ ही देते हैं। मेरे को भी लगा कि हाँ यार छोड़ देना चाहिए। दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। 12 में आते आते रियलाइज किया अगेन वांट टू टीच। अगर मैं टीचिंग वापस स्टार्ट करूंगा तो ये मैं अपने ज़िंदगी को वापस से रीस्टार्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं उसी चक्करों में पड़ा रहूंगा और दिमाग मेरा स्पॉइल होता रहेगा। बट देन हुआ ये कि उस टाइम पे पढ़ाने के लिए कोई, मतलब अब 9-10th के बच्चे जिनसे कांटेक्ट था वो सारे छूट चुके थे, और 9-10th को पढ़ा के टाइम वेस्ट होता है। राइट, क्योंकि अगर आप JEE के लिए पढ़ रहे हो तो आपको
अगर आप 12th में हो तो आप 11th को पढ़ाओ, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप 12th में होकर के 9 10 को पढ़ा रहे हो तो उसमें आपके स्टडीज़ में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं चाहता था कि मेरे जेई के स्टडीज़ में फ़ायदा हो, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया अपने दोस्तों को, अपने फिटजी के दोस्तों को, अपने स्कूल के पुराने दोस्तों को बुला बुला के फ्री में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कोई भी डिस्कशन होता था, अरे ये पढ़ना है, आजा मेरे से पढ़ ले, तू मेरे को ये पढ़ा देना, मैं तेरे को ये पढ़ा दूंगा, इस तरीके से करके तो मैंने चालाकी से पढ़ाना स्टार्ट किया एंड आई अगेन स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम। एंड उसके बाद में फिर मैंने पैसे लेकर भी पढ़ाना स्टार्ट करा, ट्यूशन्स देना स्टार्ट करा, जेई की कोचिंग देना स्टार्ट करा, बहुत सारी चीज़ों में मैं चला गया था। मतलब टीचिंग फील्ड को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था उसी एज से। यूट्यूब पे वीडियोस भी मैंने डाल दी थी उसी साल, मतलब क्लास 12th में ही डाल दी थी। आप अगर मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो देखोगे ना तो आपको दिखेगा मैंने बहुत पहले डाली है, ठीक है। मतलब एजुकेशन में बहुत पुराना यूट्यूबर हूँ मैं, आप ये मान सकते हो। ये सब हुआ, फिर जब जेई का पहला अटेम्प्ट हुआ ना, वहाँ पर मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया, ठीक है। जैसे नर्वस हो जाते हैं उस तरीके से चीज़ें हो गई, एकदम पजल हो जाना, क्योंकि नॉलेज की भी कमी थी। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ ध्यान रखना। अगर आप नॉलेज स्ट्रांग नहीं रखोगे तो आप जेई जैसे एग्जाम में कभी ना कभी इस तरीके से नर्वस वगैरह हो गए। तो मेरी थोड़ी नॉलेज की कमी थी एंड जेई के एग्ज़ाम में मैं लड़खड़ाया, जेई मेन में, एंड मुझसे सिर्फ 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हुए 1.5-2 घंटे में। मतलब बहुत टाइम निकल गया और मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस। मैं एकदम फंस गया था, मैं क्या करूँ, क्या हो ही नहीं पा रहे, जो देख रहा हूँ वो नहीं हो रहा। 2016 की बात है, ठीक है। फिर हुआ ये कि यार मैं थोड़ा वॉशरूम वगैरह गया एग्जाम के बीच में, एंड मैंने अपने आप को बोला कि आयुष तू एक टीचर है, तू स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तूने लोगों को पढ़ाए हैं, तूने दोस्तों को पढ़ाया है, बहुत लोगों की हेल्प करी है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फेलियर्स थे, ठीक है, जो क्लास 12th के, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे जो 30-40 मार्क्स भी नहीं ला पाते, तो उनको मैंने 70-70 मार्क्स तक पहुंचाए हैं। ये मैंने पढ़ा के पहुंचाए हैं, उनसे बाकायदा पैसे लेकर के उनको पढ़ा के उनको पहुंचाए हैं उस टाइम में, उस एज में जब मैं स्टूडेंट था। मैं खुद 12th का था और 12th के बच्चों को पढ़ाता था। तो ये चीज़ मैंने अपने आप को बोली और फिर मैं उस माइंडसेट से वापस आया एंड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे। मैंने ये सोचा कि यार ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, ये डाउट है, ये बच्चा मेरे से डाउट पूछ रहा है, मैं इसका आंसर दूंगा। इस टाइप की मेंटालिटी लाई और मैंने कोशिश करके अपने मार्क्स को थोड़े और बढ़ाए एंड फाइनली मेरा जो रिजल्ट आया था वो 110 मार्क्स आया था। जेई मेन में क्रैक हुआ था मेरा एग्जाम, जेई मेन का पहला अटेम्प्ट। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे वेटेज होता था 2 साल का, ठीक है, आपके 2 साल का नहीं, सॉरी, बोर्ड्स का और जेई का वेटेज होता था। तो ओवरऑल रैंक जो है वो 1 लाख के ऊपर आई थी, कुछ खास नहीं आई थी। बट स्टिल अगर आप एक चीज़ सोचो कि मतलब 10 लाख बच्चों में से 1 लाख आना भी इट्स अ गुड थिंग। 1,20,22 हज़ार आई थी, मतलब उससे आपको कॉलेज नहीं मिलता बट इट इज़ अ गुड साइन एक्चुअली, राइट। तो उसके बाद में WBJE का एग्जाम था, WBJE में मेरी रैंक आई 2400, विच इज़ ऑल्सो डिसेंट रैंक, ठीक है। तो एक सिग्नल मिला कि हाँ मेरे में पोटेंशियल तो है, बस थोड़ा मेरा जो एग्ज़ाम लड़खड़ा गया था और फिर मैंने ड्रॉप करने का सोचा था। इस बीच में मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स भी बहुत ज़्यादा काम आए थे मेरे स्कोर को थोड़ा सा बूस्टअप करने में। जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप मेरे चैनल पे देखते हो ना, ये सब मैंने डेवलप करी थी उसी टाइम जब मैं स्टूडेंट था, तब मैंने डेवलप करी थी। आज डेवलप नहीं कर रहा हूँ, आज तो बस उस पर और थोड़ा सा जो है फ्रेम करे जा रहा हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट हुई थी वो उसी टाइम हुई थी जब मैं 11th-12th में था। खाली बैठा रहता था, सोचता था कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव चीज़ें होती थी, दोस्तों के साथ थोड़ा डिस्कस करते थे। तो क्या है, वो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स उस टाइम पे डेवलप हुई थी जो आज आप लोग देख रहे हो, जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, जो सबसे फेमस प्लेलिस्ट है, वन ऑफ द फेमस प्लेलिस्ट है। पूरे यूट्यूब में आपको ट्रिक्स ऐसी नहीं मिलेगी जैसे मेरे चैनल पर मिलती है, ठीक है, सबसे यूनिक ट्रिक्स। ये भी हेल्प करी थी। उसके बाद में चला गया रेजोनेंस कोटा, ठीक है। अब फिटजी में थोड़ा फास्ट पढ़ाते थे, रेजोनेंस में स्लो पढ़ाते थे, क्योंकि रेजोनेंस में 6 दिन क्लास होती थी। तो अगेन मेरे को यहाँ का पैटर्न भी समझ में नहीं आया, वहाँ का भी समझ में नहीं आया, वहाँ का ज़्यादा स्लो लगता था, यहाँ का थोड़ा फास्ट लगता था, है ना। बट एनीवे यहाँ पे गलती ना फिटजी की थी ना रेजोनेंस की, दोनों सही थे, गलती मेरी थी। मैं पूरा मानता हूँ कि मैं कोप अप नहीं कर पाया इनके स्पीड के साथ में और इनके स्लो स्पीड के साथ में, मैं कोप अप नहीं कर पाया। तो अगेन यहाँ पर भी मैं 1-2 महीने गया और फिर 1 दिन सडनली मेरी क्लासेस छूट गई क्योंकि मैं लेट उठा एंड फिर फ्लो टूट गया। फिर वापस से अगेन डिस्ट्रैक्शन जो है देख ली मैंने, पहली नज़र पे हो गया एंड फिर वो सारी चीज़ें रेजोनेंस कोटा में भी चलने लग गई, राइट। तो वहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ, पैसे इधर भी बर्बाद हुए उधर भी बर्बाद हुए। मैं कभी भी ना पैसों का लोड नहीं लेता था अपने ऊपर, ऑल्दो आई नो कि मेरी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है ना अच्छी थी, ठीक है। अब जो है, जो मैं कर रहा हूँ और फिर जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। बट फैमिली कंडीशन, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे घर में, मतलब आज मैं ये सोफे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बट हमारे घर में कोलकाता में आज तक कोई सोफ़ा नहीं है, ठीक है। मेरे घर में मैंने वॉशिंग मशीन खरीद ली है, बट आज तक मेरे घर में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है वहाँ पे कोलकाता में। अभी मैं कोटा में हूँ, सो आई नो कि क्या कंडीशन है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी पैसों का प्रेशर अपने आप पे आने नहीं दिया। मुझे पता था कि यार फैमिली वाले कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, बट अगर मैं वो लोड अपने पे ले लेता ना तो मैं बहुत गड़बड़ कर देता, ठीक है। मैं फोर्सफुली, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो कोचिंग जाते हैं, ज़बरदस्ती जाते हैं और उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो बस इसलिए जाते हैं ताकि पैसा वसूल लें।
तो मेरे लिए अच्छा था कि मेरे लिए वो माइंडसेट नहीं था, तो मैंने फिटजी में भी केयर नहीं किया, पैसा गया बर्बाद तो गया, मैं घर में बैठा रहता था, थोड़ी डांट सुन लेता था घर वालों की, घर में बैठ के पढ़ता रहता था। और रेजोनेंस वहाँ पे तो फिर खुली छूट है, घर वाले तो है ही नहीं कोटा में, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने प्रेशर नहीं लिया, अटेंडेंस वगैरह मैं किसी और को दे करके ID कार्ड लगवा लेता था, अटेंडेंस, बहुत सारे जुगाड़ मैंने करे थे, ठीक है। तो मैं उसके प्रेशर नहीं लेता था और मैं खुद से पढ़ता था। अब हुआ ये कि बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस फिर अल्कोहल एडिक्शन और जो भी जितने टाइप के एडिक्शन आप सोच सकते हो, सारे एडिक्शन जो है जितने आप सोच सकते हो सारे मैंने पाल लिए थे, ठीक है। कुछ तो एडिक्शन थे, कुछ टाइम पास था, इस तरीके से। मतलब मुझे ये अब अंदर से अगेन पता था कि जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो आपका अल्कोहल हो, ये सब मेरे को छू नहीं सकती। मतलब मुझे पता था कि ये सब मेरे पे हावी नहीं हो सकती, और ठीक वैसे ही हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने एकदम ऐसे ही छोड़ दी थी। मतलब होता है ना कि यार कोई इंसान छोड़ नहीं पाता, उसको वापस चाहिए होता है। मुझे कभी भी वो क्रेविंग नहीं आई कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मुझे आज भी नहीं आती कि यार मुझे चाहिए ही चाहिए। सपोज अगर 6 महीने 1 साल तक भी लाइक अगर मुझे ना मिले तो मुझे कोई क्रेविंग नहीं आती है ना। वो कभी दोस्त लोग हैं, कभी है ना कोई माहौल बना हुआ है तो एक आध बार कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज ऐसे बॉडी से कोई क्रेविंग कभी मुझे नहीं आती इन सब चीज़ों की। और मुझे ये चीज़ उस टाइम भी पता थी। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। फिर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को ना मैंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, एंड मेरे से जितना हो पाया था मैंने लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ाई करी थी, ठीक है। उस टाइम पे मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, जो NIT त्रिची से पास आउट है। उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि यार कर सकता है तो, और उसने मेरे को रियलाइजेशन कराया कि केमिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिक्स अच्छे से कर लेते होंगे, मैथ्स अच्छे से कर ले होते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि हम लोग अपने आप को ना बहुत लॉजिकल समझते हैं, और हम मैथ्स फिजिक्स को लॉजिकल मानते हैं, हम केमिस्ट्री को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी सी रटने वाली भी होती है लॉजिकल के साथ साथ, राइट। हम उसकी इज्जत नहीं करते। लेकिन हम जब क्लास 9-10 में थे तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। हम हिस्ट्री ज्योग्राफी रट्टा मार के हिस्ट्री में एकदम ले आते थे मार्क्स। तो हमको वो सेम एटीट्यूड थोड़ा सा लाना पड़ता है। ये चीज़ मेरे ब्रदर से रिलेशन हुई कि आप कितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स मैथ्स पढ़ लो, आप केमिस्ट्री जितना स्कोर कर ही नहीं पाओगे जितना कम टाइम में आप केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ मेरे साथ हमेशा से। केमिस्ट्री में मेरे उतने ही स्कोर आए जितने मेरे फिजिक्स में, जबकि केमिस्ट्री मैंने 10% पढ़ी थी कंपेयर टू फिजिक्स, राइट। तो मैंने केमिस्ट्री की रियलाइजेशन को समझी लास्ट के दिनों में, सिलेबस को फटाफट कर किया। और मैथ्स में मेरे को पता थी कि यार मैथ्स में भी मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि फिजिक्स मेरी थोड़ी अच्छी थी, मैथ्स मेरी बिलो एवरेज थी, केमिस्ट्री मेरी बिलो एवरेज थी। बट केमिस्ट्री में स्कोर हो जाता था थोड़े, मतलब हो जाता था, पता नहीं कैसे केमिस्ट्री स्कोर हो जाता था, और थोड़ा बहुत भी पढ़ लो तो। और मैथ्स में ट्रिक्स लग जाते थे, तो मेरी ये एडवांटेज थी कि मैं ट्रिक्स लगा सकता हूँ। और फिजिक्स तो खैर आती ही थी डिसेंट लेवल की। तो अब हुआ ये कि एग्जाम में जाकर के वही सब हुआ, मॉक टेस्ट बढ़िया से दिए, माइंडसेट अच्छा रखा, कॉन्फिडेंस अच्छा रखा। एंड लास्ट में जब मैंने एग्जाम दिया तो केमिस्ट्री में मेरे आए 65, मैथ्स में मेरे आए 45, और फिजिक्स में मेरे आए 65। और मैथ्स में भी जो 45 आए ना, सच बता रहा हूँ, मेरे एक्चुअल में 15-20 मार्क्स आते, उससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है, या शायद 10 ही मार्क्स आते। ये जो मार्क्स बढ़ के 45 भी हुआ है ना, ये ट्रिक्स के वजह से हुआ है, ठीक है। 7, 8, 9 क्वेश्चन में ट्रिक्स वगैरह लगाई थी मैंने, तो ये बढ़ के 45 हुआ, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं हो रहा था। और बहुत सारे बच्चों के खराब आए, ठीक है। केमिस्ट्री में भी मैंने ट्रिक्स लगाए, तुक्के लगाए, गेस किया, मतलब पूरा 360 अटेम्प्ट किया था मैंने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताता रहता हूँ, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, 360 का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। एंड मैंने आप लोगों को रीज़न भी बता रखा है कई बार कि 360 क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्किंग पैटर्न में फ्लॉ है +4 -1 का, अगर आप 4 में से एक भी सही करते हो तो +3 +4 -3 +1 मिलता है आपको। तो अगर आप आंख बंद करके ब्लाइंड गेस भी करोगे, 4 में से एक तो सही होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लाइंड गेस रेकमेंड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर इंटेलिजेंट गेस रेकमेंड करता हूँ, जिसके बेस पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो इंटेलिजेंट गेसिंग करके मेरे स्कोर्स जो है वो बढ़ते थे हमेशा। ये मॉक टेस्ट में भी होता था और मुझे पता था मेन एग्जाम में भी होगा। मेन एग्जाम में मेरा जो स्कोर एक्चुअल में आता वो 130 के आसपास आता, लेकिन मैंने उस स्कोर को बूस्टअप करके 175 पहुंचा दिया ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते एंड पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बलबूते। अगर मैं वहीं पर पेपर छोड़ देता, जितने मेरे को आते उतने ही करके छोड़ता, तो मेरे को नहीं मिलता NIT त्रिची। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी, मैंने ट्रिक्स लगाए, तुक्के लगाए, ऑप्शन एलिमिनेट किया, डायग्राम बनाए, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, जुगाड़ लगाया क्वेश्चंस में, पूरे पेपर अटेम्प्ट करे, फील करा, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मारे, बहुत कुछ करके मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया एंड उससे मेरे को स्कोर जो है बूस्टअप होना ही था। मतलब मेरे लिए तो होना ही था, मैंने प्रैक्टिस बहुत कर रखी थी उसकी। आप लोगों के लिए भी होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि ये मार्किंग पैटर्न में ही फ्लॉ है। ये चीज़ एडवांस में काम नहीं आती, बिट सेट वगैरह में उतनी काम नहीं आती, जिसमें +3 -1 का पैटर्न रहता है, बट +4 -1 के पैटर्न में काम आती है डेफिनेटली, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, अब इसके बाद में ना एडवांस का एग्जाम था, ये तो हो गया, इसमें ना 15,000 रैंक आ गई मेरी, है ना, 175 मार्क्स आ गए, 15,207 रैंक आ गई, बढ़िया हो गया मेरे लिए। मतलब यहाँ पर भी जो सिचुएशन में मैं था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैंने फाइट बैक कर लिया था 1-2 महीने में एंड कुछ ठीक ठाक से आ गया था। अब बिट साइट मैंने नहीं दिया एग्जाम बहुत सारे रीजंस की वजह से, जिसमें से एक रीज़न ये भी था कि अब यहाँ पर हो ही गया था जेईई मेन में,
तो मैंने बिट साइड में आलस कर गया, ठीक है। और भी रीजंस थे, ठीक है, जो मैं आप लोगों को ठीक से डिस्कस भी नहीं कर सकता, और भी रीजंस थे बिट साइड वगैरह ना देने के। एनीवेज सो उसके बाद में ये हुआ कि जो हमारा जे एडवांस का एग्ज़ाम था, सो जे एडवांस के एग्जाम में ना हुआ ये था कि आईआईटी मद्रास पेपर बना रही थी, और एकदम हवा सा बन जाता ना कि मद्रास बनाएगी तो मैथमेटिक्स टफ आएगा, कानपुर बनाएगी तो फिजिक्स टफ आएगा, खड़गपुर बनाएगी तो केमिस्ट्री टफ आएगा। कभी भी ये सब मत सोचना। उस टाइम पे पता नहीं क्यों सब दिमाग में मेरे डाल देते थे, कुछ टीचर्स भी और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी, कजन्स भी, तो ये सब ना फ्रेंड्स भी, दिमाग में डल गया था कि मैथ्स टफ आएगा। और मैथ्स मेरी कमजोर थी, उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं ना फिजिक्स पे फोकस करता रह गया। बट एक्चुअल में 2017 का जो मैथ्स था वो बहुत ईजी था, मतलब इतना ईजी था कि जो मैं बाद में घर आके देखा ना पेपर, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन और कर पाता, ठीक है। तो हुआ ये था कि मेरी 134 मार्क्स आई थी जे एडवांस के अंदर में, एंड उस टाइम पे 2015-16 के अकॉर्डिंग, स्टैट्स के अकॉर्डिंग 134 मार्क्स में आपको मिल जाती है रैंक, ठीक है। मतलब आपकी 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक की रैंक आ जाती है, कभी कभी 3 हज़ार भी आ जाती थी। लेकिन हुआ ये कि 2017 में बिकॉज मैथ्स का पेपर इतना ईजी था, ठीक है, सडन जो है आपका जो कट ऑफ वगैरह वो सब बढ़ गया, ठीक है। एंड जो मेरी रैंक आई वही 25,000 रैंक, ठीक है। हुआ ये कि मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस को देखे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो मैं श्योर नहीं होता था, तो मैं क्वेश्चन देखा ही नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करता रह गया, केमिस्ट्री पे फोकस करता रह गया, मैथ्स में भी उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस किया जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे ही नहीं, क्योंकि वो माइंडसेट बना हुआ था ना कि यार ये तो होगा ही नहीं, मैं उससे दूर रह रहा था। मान लो अगर मैं वो क्वेश्चन पे दिमाग लगा लूँ जो मुझे पता है मेरे से होगा ही नहीं, तो एक्चुअली मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिव रखा पूरे एग्जाम में, एंड सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया जो चैप्टर्स में मैं कॉन्फिडेंट था। और जब तक घंटी भी बज गई, क्योंकि आईआईटी एडवांस में बहुत अवेयरनेस रखना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा स्लो ही सॉल्व करता था, क्योंकि मुझे पता थी पूरा पेपर तो मैं अटेम्प्ट करूंगा नहीं, तो जितना करूंगा उतना अच्छे से करूंगा। बाद में ये दोनों पेपर में हुआ, बाद में घर आकर के जब मैंने पता लगाया कि यार मैथ्स तो बहुत ईजी थी, और जो चैप्टर्स मैंने क्वेश्चन छोड़े वो सब भी मैं कर लेता, क्योंकि हद से ज़्यादा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आए थे 2017 के मैथ्स में, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना। तो वो एक गलती हुई थी मेरे से, जिसकी वजह से मैं 30-40 नंबर और ला सकता था मैथ्स के अंदर में, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और मैथ्स में घुसता। तो अगर मैं 7-8 क्वेश्चन भी और कर लेता तो भी एक बड़ा जंप आता, एंड जो 25,000 की रैंक है वो शायद कम होकर के आ जाती, क्योंकि उसी रेंज में जो भीड़ होती है ना वो उसी रेंज में होती है, ठीक है। अगर आप वहाँ से स्कोर बूस्टअप करते हो तो रैंक में बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। एक मार्क्स पे आपके 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रैंक आप आगे आ जाते हो। एनीवेज ये सारी चीज़ें हुई, एंड फिर एडवांस का रिजल्ट आया। एडवांस में जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे को पता था कि मैं 2-3 हज़ार के अंदर अंदर रैंक ला सकता हूँ, या वर्स्ट केस में 5 हज़ार तक रैंक ला सकता हूँ मेरे पोटेंशियल के हिसाब से। बट जो मैंने पेपर अटेम्प्ट सही तरीके से नहीं किया, जो गड़बड़ हुई, इसके बाद भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, एक्सपेक्टेड रैंक था, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो एक्सपेक्टेड रैंक देते हैं ना, उनकी भी प्रेडिक्शन ये थी कि मेरा जो रैंक आएगा वो 10 हज़ार के अंदर आएगा, 9 हज़ार 10 हज़ार 11 हज़ार इस तरीके से आएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं IISM धनबाद में माइनिंग ले लूँगा। मुझे ये था कि कैसे भी करके मुझे IIT लेना है, क्योंकि वो IIT धनबाद बन चुका था, नाम चेंज होकर के मुझे सिर्फ IIT चाहिए था। तो मैं ये था कि चाहे कोई भी स्ट्रीम मिले मुझे IIT जाना है। ये एक पागलों वाली सोच थी, ये भी आपके अंदर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा हुआ मेरा रिजल्ट 10 हज़ार 11 हज़ार नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा आता तो मैं ज़बरदस्ती IIT धनबाद ले लेता, सच बता रहा हूँ। मैं घर वालों से सबसे लड़ करके ले लेता, और मैं यहाँ मैंने 3rd ईयर में ड्रॉप किया ना, मैं वहाँ 1st ईयर में ड्रॉप कर लेता शायद, क्योंकि मुझे पता है कि अब समझ में आ रहा है कि आई एम नॉट मेड फॉर दीज थिंग्स, इंजीनियरिंग के लिए, जॉब के लिए, है ना। मतलब आई वॉन्ट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ। आई हैव अ क्रिएटिव माइंड, राइट। तो मैं वो पर्सनैलिटी नहीं हूँ, अब समझ में आती है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हुई। एडवांस में 25,000 रैंक आई, एडवांस क्लियर हुआ। वेस्ट बंगाल जेई जो एग्जाम था उसमें बहुत अच्छी रैंक आई, अंडर 1000 रैंक आई, 849 रैंक एग्जैक्टली आई मेरी WBJ के अंदर में। वहाँ पे भी ट्रिक्स लगे, वहाँ पर भी क्या हुआ, 80 नंबर के आसपास तो मैंने सॉल्व किया, 20-25 नंबर मैंने ट्रिक से बढ़ा लिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके बढ़ा लिए, राइट। तो हुआ ये कि वहाँ पर 105 मार्क्स आ गए, अदरवाइज वहाँ भी मेरे को जादवपुर नहीं मिलता। बट वहाँ क्योंकि मैंने ट्रिक्स लगाए, ये सारी चीज़ें करी, तो मेरे मार्क्स 105 आए, 105 या 110 के आसपास आए, एंड देन मेरे को अंडर 1000 रैंक आई, और जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल रहा था मेरे को, उसमें सिविल केमिकल सब कुछ मिल रहा था। जो टॉप के 2-3 ब्रांचेस होते हैं वो सब छोड़ के बाकी सब मिल रहा था। तो 1000 रैंक के अंदर लाना WBJ में एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट मानी जाती है। तो ये कुछ सीक्रेट टिप्स थे मेरे कि यार अगर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को कंबाइन नहीं करता पूरी पेपर को अटेम्प्ट करने के साथ साथ, ठीक है, तो मैं ना NIT त्रिची पहुंच पाता, ना मैं जादवपुर के लिए रैंक ला पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, और आज आप लोगों के सामने इतना कुछ शेयर भी नहीं कर पाता, राइट। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ में, एक सीक्रेट टिप थी
कि आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे फोकस करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, क्योंकि मैं एक टेस्टेड प्रूवन एग्जांपल हूँ। और मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वीडियोस के अंदर में जाकर के आप देखोगे जितने भी बच्चों ने पास्ट में अप्लाई करे उन सबके रिस्पॉन्सेज अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने बच्चों का उससे भला हुआ है, राइट। तो अगर आपने अभी तक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं देखे तो जरूर से उसको जाकर के चेकआउट करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो से आई होप आपने बहुत सारे वैल्यूज लिए होंगे एंड आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वो काम आने वाले हैं आपके जेई प्रिपरेशन में और आपके जेई के एग्जाम्स में। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।